जय हिंद। मैं अपूर्वा। आज वाइब्स ऑफ भारत में हमारे चीफ गेस्ट हैं कपिल मिश्रा जी, जिनको किसी नाम की पहचान की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं बता दूं कि ये 2013 से इंडियन पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं, आम आदमी पार्टी में रहे, फिर विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, और 2017 से ये केजरीवाल के अगेंस्ट एक ऐसा मोर्चा खोला जिनकी चर्चा पूरे देश में नहीं विदेश में भी हो रही है। आइए मिलते हैं कपिल मिश्रा जी से। नमस्ते अपूर्वा जी, बहुत बहुत आभार मुझे जी यहाँ बुलाने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी माता जी बीजेपी से महापौर रही, और आपको क्यों आया कि आप आम आदमी पार्टी में गए और एक आंदोलन के द्वारा आप आए, कैसे? नहीं, मैं आम आदमी पार्टी में गया नहीं। अच्छा। हमने आम आदमी पार्टी को बनाया। ओके ओके। कोई पार्टी थी ही नहीं। जब हम लोग इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मेंबर थे, जब हम कॉमनवेल्थ घोटाले के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, उस वक्त तो आम आदमी पार्टी बनी भी नहीं थी। शीला दीक्षित जी ने जब कॉमनवेल्थ गेम्स का स्कैम किया कांग्रेस सरकार ने, उसके खिलाफ एक पुस्तिका लिखी थी मैंने, इट्स कॉमन वर्सेस वेल्थ। तब इंडिया अगेंस्ट करप्शन भी शुरू नहीं हुआ था, और एक आंदोलन शुरू किया था कॉमनवेल्थ घोटाले के खिलाफ। 2007-2008 में इन चीजों के डॉक्यूमेंट सामने आने शुरू हुए, और 2010 में तो पूरे देश ने देखा कि कितना भयानक वो भ्रष्टाचार था। इंडिया अगेंस्ट करप्शन उससे पहले बना, उसके बाद आम आदमी पार्टी बनी। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए, कांग्रेसी सरकारों के करप्शन के खिलाफ लड़ते हुए जो जन आंदोलन चल रहा था, मैं उसका एक हिस्सा था, और उसी जन आंदोलन के परिणाम स्वरूप आम आदमी पार्टी बनी। तो उस वक्त माताजी डेफिनेटली भाजपा में थी, लेकिन हम लोग ये समझ रहे थे कि शायद भारत की राजनीति में एक विकल्प तैयार हो रहा है। शायद एक ऐसे लोग भी आएंगे राजनीति में जो जो तीसरे पक्ष की राजनीति करेंगे, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, पढ़े लिखे लोग आएंगे। तो उस प्रकार का एक वातावरण दिल्ली में और पूरे देश में इंडिया अगेंस्ट करप्शन और अन्ना आंदोलन के समय बना। तब आम आदमी पार्टी बनी, और उसके बनाने वाले लोगों में से मैं भी रहा। तो वो एक जरूर आप कह सकते हैं कि उस वक्त मेरी माताजी अलग पार्टी में थी, मैं अलग पार्टी में था। लेकिन इसका एक पक्ष और है अपूर्वा जी, जो बहुत लोगों को मालूम नहीं है। जब अरविंद केजरीवाल परिवर्तन में थे, तब उन्होंने एक पुस्तक लिखी, स्वराज। उस पुस्तक को लिखने से पहले उन्होंने देश में कहां पर चुने हुए जनप्रतिनिधि जनता से पूछकर काम करते हैं ये देखा। तो उन्हें समझ में आया, जहां से मेरी माताजी निगम पार्षद थी, वहां जनता से पूछ के फंड लगाया जा रहा था सोनिया विहार में। उन्होंने उसको वीडियो डॉक्यूमेंट भी किया, और अपनी किताब में भी लिखा कि स्वराज का मॉडल अगर अपनी आंखों से देखना हो तो डॉक्टर अन्नपूर्णा मिश्रा जी के नगर निगम वार्ड सोनिया विहार में आकर देखिए, जहां पे फंड जनता से पूछकर लगाया जाता है। तो वो एक कनेक्शन था कि जब मेरी माताजी जब काम करती थी, उसको देखने और सीखने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया आते थे, उसके वीडियो बनाते थे, और उसी के आधार पर स्वराज की और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बातें किया करते थे। तो तब हमको लगता था कि शायद ये एक ऐसा व्यक्ति है जो व्यवस्था परिवर्तन में सच में विश्वास रखता है। इसीलिए जब आम आदमी पार्टी में मैं गया भी, तो इस प्रकार का मेरे आसपास के लोगों से कोई विरोध नहीं हुआ, क्योंकि सबको लगा ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है, और शायद ये देश के राष्ट्र की भलाई के लिए है। तो इसमें अगर घर का कोई बच्चे जाते भी हैं तो कोई गलत नहीं है, और हर परिवार के, केवल मैं नहीं, आई थिंक सभी परिवारों के बच्चे युवा उस वक्त गए। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि राजनीति में आना आपने कहाँ से कब तय किया? मैं तो लगता है मैं अभी भी राजनीति में नहीं आया हूँ। अच्छा। मुझे तो ये लगता है कि मेरे अंदर एक एक्टिविस्ट है। वो एक्टिविस्ट शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार से भी लड़ रहा था। 2008 में जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी और कॉमनवेल्थ घोटाले में यमुना नदी के ऊपर कब्जा किया जा रहा था सरकार के द्वारा, तब मैंने विधानसभा के अंदर घुस के प्रोटेस्ट किया था। उस वक्त कोई राजनीतिक पार्टी में नहीं था, मैं किसी भी पार्टी में नहीं था। ये एक्टिविज्म जो था वो मेरे को इंडिया अगेंस्ट करप्शन की तरफ लेकर गया, और वही एक्टिविज्म है कि मैंने केजरीवाल के भ्रष्टाचार से भी लड़ाई लड़ी। और मेरे को इस बात का गर्व है कि ज्यादातर लोगों ने दिल्ली के एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ा, या तो शीला के खिलाफ लड़ा या केजरीवाल के खिलाफ लड़ा, लेकिन मुझे यह संतोष है कि मैं दिल्ली के दोनों भ्रष्ट मुख्यमंत्रियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, डंके की चोट पे लड़ी। शीला के मुख्यमंत्री होते हुए भी विधानसभा में घुसकर प्रोटेस्ट किया था, अरेस्ट हुआ था, और केजरीवाल के खिलाफ तो जो लड़ाई है वो आप सबने देखी है। अच्छा, तो आप केजरीवाल जी से मिले कहाँ, कैसे मुलाकात हुई आपकी? जब वो मेरी माताजी का काम देखने के लिए आते थे सोनिया विहार में, तभी मुलाकात हुई। परिवर्तन संस्था में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, स्वाति मालीवाल, ये सब लोग आते थे और वीडियो बनाते थे। गांव-गांव में जाके जो मेरी माताजी की मीटिंगें हो रही होती थी, उसमें जाकर बैठते थे। तो वहां से एक संबंध स्थापित हुआ, जान-पहचान हुई। और उसके बाद जब मैंने ये पुस्तिका लिखी, इट्स कॉमन वर्सेस वेल्थ, तो उसके रिलीज फंक्शन में अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण, ये सब लोग आए थे। और उसके बाद फिर इंडिया अगेंस्ट करप्शन बना। उसमें पहले कॉमनवेल्थ के खिलाफ आंदोलन हुआ, और फिर सभी भ्रष्टाचार जो सरकार का था उसके खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन हुआ। आप, जहां तक मुझे पता है कि आप मंत्री भी रहे हैं आम आदमी पार्टी में, ऐसा आपने क्या देखा वहां पे घोटाला
कि आपको वो कौन सा आंदोलन आपने छेड़ा, कौन सा आंदोलन उठाया आपने, जिससे कि केजरीवाल जी का अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग अभी देख रहे हैं कि वो जेल में है। तो ऐसा क्या था? कौन सा मोमेंट था? देखिए, मैंने 2017 में ये बात कही थी, मई 2017 में, कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन तीनों की राजनीति का अंत तिहाड़ जेल में होगा। उस वक्त ज्यादातर लोगों को ये लगा कि ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उस वक्त तो उनके ऊपर एक एफआईआर भी नहीं थी और आम आदमी पार्टी के लोग तो हंस रहे थे उस वक्त कि अकेला क्या लड़ाई लड़ेगा। और उस वक्त सरकार को लगभग 2.5 साल हुआ था, उस सरकार में मैं मंत्री था जी। और मैंने कई चीजें देखी, एक चीज नहीं। एक तो मैंने ये देखा कि मंत्री सत्येंद्र जैन की अपनी बिटिया को मंत्री के दफ्तर में ही अधिकारी की नियुक्ति दी जा रही थी। तो इससे ज्यादा परिवारवाद और क्या हो सकता है, उसका मैंने विरोध किया। उसके बाद एक एक करके सभी नीतियों पर सवाल उठाया। फिर ईवीएम पर जो आरोप लगाए जा रहे थे उस पर आम आदमी पार्टी में रहते हुए मैंने उनके खिलाफ स्टैंड लिया कि आप जनता के निर्णय को किसी बहाने से मत टालिए। जब नगर निगम में आम आदमी पार्टी हारी थी, तो उस सबके बीच में ये मेरे को एक दिन मेरे को ये लगा, उस वक्त अरविंद केजरीवाल के साथ उससे 1-2 दिन पहले मेरी आमने सामने भी बात हुई, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार सत्येंद्र जैन और उनका चल रहा था, कि ये इसके लिए हम राजनीति में नहीं आए थे। और उसी की परिणति फिर फाइनली पूरी तरह से अलग होने में हुई और मई 2017 में मैंने पब्लिकली सीबीआई में जाकर, ईडी में जाकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और वहां से उस पार्टी को छोड़ने का निर्णय लिया। एक सार्वजनिक लड़ाई है, कैमरे में, मीडिया में रिकॉर्डेड लड़ाई है, लेकिन तब मुझे भी नहीं मालूम था कि ये 6 साल के अंदर जेल चल जाएंगे। मैंने अपने मन में एक लंबी लड़ाई की तैयारी की थी और मुझे लग रहा था कि ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं, इनके पास सत्ता है, इनके पास मीडिया है और इनका एक ऐसा परसेप्शन है कि इनको कोई भ्रष्टाचारी बोले भी तो कोई मानने को तैयार नहीं है। लेकिन ईश्वर की कृपा है, 6 साल के अंदर उनके दोहरेपन की, उनके झूठ की और उनके करप्शन की पूरी पोल खुल गई है। और वो तीनों व्यक्ति जिनका मैंने नाम लिया था, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, तीनों आज तिहाड़ में है। अभी शराब घोटाले में बहुत सारे मंत्री जेल में हैं। तो मुझे ये जानना है कि उस घोटाले की शुरुआत कहाँ से हुई और किसने की है? देखिए, शराब घोटाला बहुत सिंपल है और है समझने क्या में। ये? जी। बेसिकली जब देश में कोरोना था, कोरोना की सेकंड वेव चल रही थी और उस वक्त सबका ध्यान केवल लोगों के प्राण बचाने में या अपने परिवार को बचाने में लगा हुआ था। लगभग कर्फ्यू जैसी स्थिति थी। उस माहौल में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, विजय नायर, इन लोगों ने मिलकर ये सोचा कि अभी किसी का ध्यान नहीं जा रहा और हम पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। तो जब उस वक्त इन्होंने दिल्ली की शराब नीति को चेंज करने का निर्णय लिया और इन्होंने शराब नीति का निर्णय चेंज करने से पहले एक कमेटी दिल्ली में पहले बनी थी, जिस कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि शराब के पूरे कारोबार में भ्रष्टाचार ना हो, इसके लिए क्या क्या होना चाहिए। तो उस कमेटी ने रिपोर्ट में दिया था कि भ्रष्टाचार ना हो, इसके लिए बड़े प्लेयर्स को रिटेल नहीं देना चाहिए, इसके लिए सरकार को रिटेल अपने हाथ में रखना चाहिए। ऐसे करके 7 या 8 सुझाव दिए थे उस कमेटी ने कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए। अरविंद केजरीवाल ने जो पॉलिसी बनाई, उस कमेटी ने जितने सुझाव दिए थे उसकी ठीक उल्टी पॉलिसी बनाई। सरकार को रिटेल से बाहर किया, बड़े बड़े प्लेयर्स को बल्क रिटेल में लाने का निर्णय लिया। लेकिन इस खेल में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने, अगर बहुत सिंपल मैं बताऊं तो, अगर 500 रुपए की एक शराब की कोई बॉटल थी, उसमें सरकार को 300 रुपए मिल रहा था और रिटेलर को कमीशन 12 या 15 रुपए मिल रहा था। उसका ठीक उल्टा करके सरकार को 12 या 15 रुपए मिले और रिटेलर को 300 रुपए मिले, ये नीति लेकर आए। और उस रिटेलर से बाद में किकबैक लेने कि वापस सरकार को, केजरीवाल और मनीष सिसोदिया लोगों को पैसा मिले। इस प्रकार का इन्होंने खेल रचा। दिल्ली के लोगों को ना मिला के, नॉर्थ इंडिया में लोगों को ना मिला के, विजय नायर के माध्यम से तेलंगाना की लॉबी तक गए, जिससे कि उन लोगों से अगर डील करेंगे तो यहाँ पे किसी को पता नहीं लगेगा। और तेलंगाना के जो उस वक्त के मुख्यमंत्री थे, केसीआर, उनकी बेटी कविता रेड्डी के साथ इनकी मीटिंग हुई और कविता रेड्डी के साथ के लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया। किसी ने 50 करोड़ रुपए डाले, किसी ने 100 करोड़ रुपए डाले। और इन लोगों की व्हाट्सएप चैट है, उनकी कॉल है, रिकॉर्ड है, जिसमें वो ये बात कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे ठेका लेने के लिए 100 करोड़ रुपए मनीष सिसोदिया और केजरीवाल को देने होंगे, तो 50 करोड़ रुपए कौन देगा, 30 करोड़ कौन देगा, 20 करोड़ कौन देगा। और उसके बाद उस पैसे का लेन देन विजय नायर के माध्यम से हुआ। पैसे लेने से पहले विजय नायर ने वीडियो कॉल पर अरविंद केजरीवाल से बात की, तो कॉल रिकॉर्ड है, उसी समय का पैसे का लेन देन है और उस पैसे का हवाला के माध्यम से गोवा में इस्तेमाल होने का रिकॉर्ड ये ईडी के पास उपलब्ध है। तो कुल मिला के उसके बाद जब हल्ला मचा तो इन्होंने अपनी पॉलिसी को वापस ले लिया, क्योंकि इनको समझ में आ गया ये खुला खेल है, ये पकड़ा जाएगा। लेकिन जितनी देर में पॉलिसी बनाई, चेंज की और वापस ली, इतनी देर में ही सीएजी की रिपोर्ट के हिसाब से इन्होंने कम से कम 2000 करोड़ रुपए का दिल्ली का नुकसान किया। इसमें इन्होंने एक खेल और किया, साउथ की लॉबी के साथ नॉर्थ के कुछ लोगों को जोड़ा जिनके साथ ये उठते बैठते थे और उनकी कंपनी में अपने लोगों को पार्टनर बनाया। जैसे दिनेश अरोड़ा का एक नाम आपने सुना होगा। दिनेश अरोड़ा अगर आप गूगल करेंगे तो अरविंद केजरीवाल के साथ, मनीष सिसोदिया के साथ उनकी फोटो आएगी। उनकी कंपनी में 20% का पार्टनर उस बंदे को बनाया जो संजय सिंह का बैग लेके चलता है।
तो प्रॉक्सी एक तरह से संजय सिंह जी उसके पार्टनर बन रहे थे। तो यानी दिल्ली में अगर 200 करोड़ रुपए की शराब बिकेगी तो 40 करोड़ रुपए व्हाइट में ऑन पेपर संजय सिंह के साथ चलने वाले बंदे को उसका शेयर मिलेगा। इस प्रकार का इनका ये खेल था। खुला ओपन एंड शट करप्शन का मामला है। नीतियां भी ऐसी बनाई गई कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने पॉलिसी बनाई और एक पॉलिसी बनाई इसी माफिया ने, शराब माफिया ने। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की पॉलिसी को हटा दिया गया और शराब माफिया की पॉलिसी को कैबिनेट के द्वारा पास कर दिया गया। वो पॉलिसी कहां बनी, किस होटल में बनी, कौन से प्रिंटर से प्रिंट हुई और कब केजरीवाल जी को दी गई, इस तक के रिकॉर्ड है ईडी के पास। और मनीष सिसोदिया के अपने पीएससी अरविंद, उन्होंने गवाही दी है कि अफसरों के द्वारा बनाई हुई पॉलिसी कुछ और थी और माफिया के द्वारा बनाई हुई पॉलिसी को अफसरों की पॉलिसी हटा के लागू कर दिया गया। तो एक तरह से एंटी करप्शन का भी मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला है, हवाला का भी मामला है। तो ये सारे, इसीलिए ईडी एक अलग केस जांच कर रहा है और सीबीआई अलग। एंटी करप्शन की जांच अलग हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच अलग हो रही है। तो इसी कारण ये दोहरे केस में फंसने जा रहे हैं। इसी कारण जो भी जेल जा रहा है वो उसके बाद बाहर आना उसका मुश्किल होता जा रहा है। तो मेरे ख्याल से एक ओपन एंड शट केस है। इसमें मुख्यमंत्री स्वयं जेल जा चुके हैं, गवाहों की गवाही जारी है, हाईकोर्ट ने जो बोला है उसके बाद ज्यादा कुछ बताने को बचता नहीं है। शराब घोटाले के बाद एक नया घोटाला सुनने में आ रहा है, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला। इसका क्या राज है? एक नहीं, न जाने कितने घोटाले हैं। केजरीवाल की सरकार में जहां हाथ लगाओगे वहां से एक स्कैम निकलेगा। दिल्ली जल बोर्ड की आपने बात की, दिल्ली जल बोर्ड में 2017 तक मैं था। 2017 तक 178 करोड़ के प्रॉफिट मेकिंग बॉडी थी। 2018 में लॉस मेकिंग कैसे हो गई, क्यों हो गई? और आपने जो कंपनी ब्लैकलिस्टेड थी उसको ही वहां पर आपने काम देने का घोषणा कर दी। आज राघव चड्ढा क्यों गायब है? राघव चड्ढा इसलिए गायब नहीं है क्योंकि शराब घोटाले की जांच हो रही है। राघव चड्ढा इसलिए गायब है क्योंकि जल बोर्ड की जांच हो रही है। जल बोर्ड की जांच खुलते ही ऐसा कौन सा आंख का इलाज है पूर्वा जी जो भारत में नहीं होता? दुनिया भारत में इलाज कराने आ रही है और आप तो करोड़ों के विज्ञापन छापते थे दिल्ली की हेल्थ मॉडल के, और हल्की सी आंखों में कोई प्रॉब्लम हुई और लंदन चले गए। और ऐसा क्या लंदन गए कि वापस ही नहीं आ रहे? अब तो उनकी वाइफ भी आ चुकी लेकिन वो नहीं आ रहे। तो लोग तो बोल रहे हैं दिल्ली में कि भाई साहब गए हो या फरार हो, इलाज हो रहा है या भाग गए? ये सवाल उठाए जा रहे हैं जब से जल बोर्ड की घोटाले की फाइल खुली है। डीटीसी में जो बसें खरीदनी थी, स्कूलों का जो निर्माण होना था, यहां तक कि दिल्ली में एक ऐसा घोटाला हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। गरीबों की दवाइयां नकली बना के बेची गई। अब उपराज्यपाल महोदय ने उसकी सीबीआई को जांच दी है। जो गरीब सरकारी अस्पताल में जाता है इलाज कराने के लिए, वो किसी भरोसे से दवाई लेके आ रहे हैं, वो दवाई नकली। उससे अलावा एक और घोटाला आप सोचिए, मोहल्ला क्लिनिक जो सत्येंद्र जैन की बनाई थी, जिसका हम लोगों ने कहा था कि स्कैम हो रहा है। उसमें पेशेंट का मोबाइल नंबर डाला जाता है और उसके आधार पे पेमेंट कर दिया गया कि इसका टेस्ट हुआ है, एक्सरे हुआ है, इसका ये हुआ है। कोई टेस्ट नहीं हुआ। एक मोबाइल नंबर पे 18,000 लोगों का इलाज दिखाया गया है। और वो नंबर भी क्या है, आप हैरान हो जाएंगे, 9999999। बस 9 डिजिट का एक नंबर डाला जो कोई वेरीफाई नहीं कर सकता कोई, क्योंकि ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं। 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है। उसमें रेशमा का भी नंबर यही, रहीम का भी नंबर यही, राम का भी नंबर यही, सौरभ का भी नंबर यही। सब 18,000 पेशेंट का डाटा डाला है एक मोबाइल नंबर पे। और उसमें दुनिया का ऐसा कोई टेस्ट नहीं दिखाया जो कराना गया और उसका पेमेंट कर दिया। यानी इलाज नकली, टेस्ट नकली, मरीज नकली, पेमेंट असली। ये केजरीवाल का हेल्थ मॉडल। तो जहां हाथ डाल रहे हैं वहां से घोटाला निकल रहा है। ये तो केवल शुरुआत है, शराब में तो ये फंसे हैं। तो आप बोलना चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ही जाने वाली है, इसमें मंत्री नहीं, जिसने चोरी की है वो जाएगा। और इसीलिए वहां पर इस वक्त जो हाल है, जो इंटरनल लड़ाई है, केजरीवाल को पकड़ा, केजरीवाल ने जेल जाती 2 लोगों का नाम आगे बता दिया कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, आतिशी और सौरभ भी जाएंगे। विजय नायर के बॉस तो यही है, खुद जाके बता रहे। लेकिन आतिशी ने उसके 4 घंटे के बाद 2 नाम और बता दिए कि दुर्गेश और राघव भी जाएंगे। तो ये जो इंटरनल फाइट चल रही है, एक दूसरे को फंसाने की छटपटाहट चल रही है, ये चोरों के गैंग में इस वक्त उनका रायता बिखर गया है और वही हम लोग अपनी आंखों से तमाशा देख रहे हैं। आप हर वक्त बीजेपी के लिए आवाज उठाते हैं और आप बीजेपी में आए, क्या विचार क्या था आपका? कौन सी विचारधारा को आपने देखा और भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुना? देखिए, जिस विचारधारा के कारण इंडिया अगेंस्ट करप्शन खड़ा हुआ था, भ्रष्टाचार से लड़ना है, एक राष्ट्रभक्त लोगों का समूह जो भ्रष्टाचारियों से लड़े और देश के विकास की बात करे, यही सोचकर तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन शुरू हुआ था, यही सोचकर अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था, यही सोचकर आम आदमी पार्टी बनाई गई थी। लेकिन ये काम कर कौन रहा है देश में? ये काम तो मोदी जी कर रहे हैं। जो हम लोग सपना देखते थे जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन में सड़कों पे लोग उतरते हैं, पूर्वा जी, अन्ना आंदोलन में लोग उतरते, यही तो सपना देखते थे कि भ्रष्टाचारियों के घर में छापा पड़े, नोटों की गड्डियां बाहर निकले, भ्रष्ट अफसरों को, मंत्रियों को जेल में डाला जाए, भ्रष्ट ठेकेदारों को जेल में डाला जाए, बड़े बड़े लोगों के ऊपर छापे पड़े, छोटे मोटों के ऊपर नहीं। जो अपने आप को बहुत बड़ा बड़ा नेता समझते हैं, मंत्री समझते हैं, उनके घरों में ईडी और सीबीआई के अधिकारियों का साहस हो
कि उनके दरवाजे पे जाकर भी छापा मारे। आज ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो असली इंडिया अगेंस्ट करप्शन का काम कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वो काम हो रहा है। और ईडी और सीबीआई के अधिकारी तो सामान्य लोग होते हैं ना, और जिनके ऊपर छापा मार रहे हैं तो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, छोटे लोग तो नहीं है। सत्ता में हो या ना हो, कमजोर लोग नहीं है, ये शक्तिशाली लोग हैं। लेकिन इनके ऊपर अगर छापा मारने की हिम्मत एक अधिकारी की, कर्मचारी की है, तो ये हिम्मत किसने दी? ये हिम्मत प्रधानमंत्री मोदी ने दी है। तो मुझे लगता है कि जिस विचारधारा के लिए हम लोग सड़क पर उतरे थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन में, अन्ना आंदोलन में, उसको साकार रूप में अगर कोई पूरा कर रहा है तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी। और बाकी सब तो बोनस है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का जो स्थिति है, जो सम्मान है, जो हम देख रहे हैं, कोरोना के काल में जो मैनेजमेंट हुआ, जो हम देख रहे हैं, भारत का विकास जो हम देख रहे हैं, गरीब महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, किसानों के लिए जो योजना है, ये एक विजनरी नेतृत्व भारत को मिला है। और क्यों ना उसके पीछे कोई खड़ा हो। और मुझे लगता है जो भी लोग किसी समय में भी आंदोलन के रूप में निकले थे देश के लिए, वो सभी लोग आज ये जानते हैं कि कहाँ खड़ा होना है। एक क्वेश्चन ये है कि आप केजरीवाल की पार्टी में रहे हैं, आम आदमी पार्टी में, और 10 साल हो चुके हैं। कितने स्कूल्स बने हैं? ये पूरी दिल्ली की जनता जानना चाहती है। बिल्कुल, दिल्ली की जनता को तो पता है, दिल्ली के बाहर वालों को बता देता हूँ। हाँ जी, बताइए। दिल्ली वालों को तो पता है, बाहर वाले तो अखबारों में विज्ञापन देख रहे हैं और फेसबुक हाँ, फोटो देख रहे हैं। हाँ। हम लोगों ने आरटीआई भी डाली और हम लोगों ने विधानसभा में भी सवाल उठाया। आज भी जो विधायक ने विधानसभा में सवाल उठा रहे हैं कि एक भी स्कूल बता दो जहां पहले स्कूल नहीं था, जमीन खाली थी, और आज आपने कोई स्कूल बना के दिखाया है। एक भी नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, यहां तक कि कोई नए फ्लाईओवर भी नहीं है। शीला दीक्षित के टाइम पे उद्घाटन हुआ और अब कंप्लीट हुआ, ऐसा तो हुआ है, लेकिन आपने ही उद्घाटन किया, नींव डाली, भूमि पूजन किया, और आपके टाइम पे बन के कंप्लीट हुआ। ऐसा एक भी बताइए पूरी दिल्ली में, ऐसा एक भी कॉलेज बताइए, ऐसा एक भी स्कूल बताइए। तो उनकी खुद की आरटीआई बता रही है ना कि उन्होंने नहीं किया ये काम। ये काम क्यों? ये राजनीतिक आरोप नहीं है, ये तो मैं तो अब भी कहता हूं, आम आदमी पार्टी, आदर्शी मालिना, सौरभ भारद्वाज मीडिया को लेके, कैमरे को लेके एक भी जगह चले जाए जहां पे 2014 में स्कूल नहीं था और आज स्कूल बना है। 500 स्कूल की बात छोड़िए, आप 5 स्कूल दिखा दीजिए। बने हुए स्कूलों में आपने कमरे डालने का काम किया, लेकिन उनकी कीमत क्या ली? एक कमरा जो 5 स्टार होटल में भी जितने का नहीं बनता, उतने की कीमत में आपने सरकारी स्कूलों में वो पटरी डले हुए कमरे डालने के बिल चुका दिए। उसकी भी तो जांच कर रही है ना सीबीआई, उसकी भी जांच हो रही है। जो मोहल्ला क्लिनिक के आपने मॉडल खड़े किए, आज कैसे जर्जर अवस्थाएं पड़े हैं, उसकी भी जांच होगी। तो बेसिकली दिल्ली के स्कूलों में इस वक्त 50% स्कूल ऐसे हैं जिनमें साइंस पढ़ाई नहीं जा रही, जिनमें प्रिंसिपल नहीं है, साइंस का टीचर नहीं है। कौन से एजुकेशन मॉडल की आप बात कर रहे हैं? शीला दीक्षित के टाइम पे 10th का रिजल्ट क्या था, आज 10th का रिजल्ट क्या है? 10 साल तुलना कर लेते हैं। और 10th में तब आप खराब रिजल्ट दे रहे हैं जब आप 9th में जानबूझकर बच्चों को फेल कर रहे हैं, वो बच्चे कोर्ट गए हुए हैं। आप ये कह रहे हैं ना, जो बच्चा 10th में पास नहीं हो सकता उसको 9th में ही फेल कर दो, लेकिन उसके बावजूद भी 10th का रिजल्ट आपका पिछले 10 सालों का सबसे कम आ रहा है। क्यों आ रहा है वो रिजल्ट सबसे कम? 12th का रिजल्ट आपका कम क्यों आ रहा है? जो आप स्कॉलरशिप की बात करते थे, इन्होंने दिल्ली के बच्चों को स्कॉलरशिप देकर विदेश भेजने की एक योजना का अखबारों में बहुत विज्ञापन दिया। लगभग उसका 4 करोड़ रुपए का विज्ञापन दिल्ली के अखबारों में छपा। 10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप देगी टोटल 10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप है, 4 करोड़ का विज्ञापन है। दिस इज केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस। झूठ का ढोल पीटो। आपने जैसे बोला कि मीडिया में हर जगह छपता है, खबरों में, न्यूज़पेपर में, लेकिन जब मीडिया जाती है वहां पे स्कूल्स में तो उनको एंट्री क्यों नहीं देते? क्योंकि वहां पे दिखाने को कुछ नहीं है। हाईकोर्ट ने क्या बोला? एजुकेशन के बारे में बोला है। दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है कल कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के स्कूलों की हालत खराब है, बिल्डिंग कभी भी टूटने वाली है, बच्चे उसमें सेफ नहीं है, पढ़ाई वहां पे नहीं हो रही है, टीचर वहां पे नहीं है। ये दिल्ली के हाईकोर्ट की इतनी गंभीर टिप्पणी आई है, और आप अपने एजुकेशन मॉडल के विज्ञापन छाप रहे थे। जितने के विज्ञापन छापे हैं ना, उतने के टीचर भी अगर रख लिए होते तो कम से कम कुछ स्कूलों में साइंस की पढ़ाई हो रही होती, कुछ स्कूलों में प्रिंसिपल की नौकरी लग गई होती। लेकिन इनको ये लगा कि आंखों में धूल झोंक के कुछ भी झूठा विज्ञापन देके निकल जाएंगे। उसकी कीमत दिल्ली ने चुकाई है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी की आप बात कर रहे थे, उनके नेतृत्व में आपने ऐसा कौन सा काम देखा, कौन सा विजन देखा जो बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है? नहीं, अगर हम खाली दिल्ली की बात करें, पूरे देश की तो हम बात करते ही हैं, देखते ही हैं, लेकिन खाली दिल्ली की अगर बात करें तो चाहे वो प्रगति मैदान का टनल हो, या वो यशोभूमि हो, या वो भारत मंडपम हो, या मेट्रो के नेटवर्क का विस्तार हो, वो देखकर ऐसा लगता है कि काश इस ऐसे ही नेतृत्व के हाथ में अगर राज्य सरकार भी होती तो आज दिल्ली कहाँ होती? आज दिल्ली भारत की राजधानी के रूप में जैसा शहर होना चाहिए किसके नेतृत्व में बन सकता है? ऐसे आदमी के नेतृत्व में जो कि मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर भी घोटाला कर रहा है, या ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में जो अपनी सरकार ना होते हुए भी G20 लेके आए दिल्ली के अंदर, पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली में उतर रहे हैं, और भारत मंडपम जो बना, या जो कर्तव्य पथ बन रहा है, या जो नया संसद भवन बन के तैयार हुआ है, मेट्रो का जो नेटवर्क तैयार हुआ है, तो किसके हाथ में दिल्ली होनी चाहिए? ये जो विजन है,
ये इंस्पायर करता है। और उसके अलावा अगर आप बात करें तो कितनी ऐसी बातें थी अपूर्वा जी जिसके बारे में कल्पना भी नहीं की थी लोगों ने, चाहे वो महिलाओं के शौचालय जैसी बात हो। कब कोई प्रधानमंत्री सोचता था? नेहरू जी ने पार्लियामेंट में बोला कि जिस दिन देश में सफाई हो जाएगी उस दिन देश विकसित हो जाएगा, लेकिन बोल के भूल गए। किया किसने? करने वाले तो प्रधानमंत्री मोदी जी है ना। महिलाओं को धुएं से प्रॉब्लम होती है, 11 करोड़ लोगों को उज्ज्वला कनेक्शन देने का काम किसने किया? 10 करोड़ घरों शौचालय बनाने का काम किसने किया? कितना कितना बेसिक मुद्दा है। हम और आप सब ऐसे जगहों से आए हैं जहां पे हम लोगों ने खुले में शौच जाते हुए महिला पुरुष देखे और महिलाओं की क्या स्थिति होती है उस कष्ट को समझते हैं। लेकिन इसकी चिंता करने वाला कोई प्रधानमंत्री आएगा और लाल किले से इस बारे में बोलेगा, ऐसा कभी किसी ने सोचा था क्या? नल से जल, ये इन चीजों के बारे में राजनीति में बात ही नहीं होती थी। एक व्यक्ति ऐसा आया जो इन विषयों के ऊपर राजनीति में बात कर रहा है। किसानों के खातों में, एक बार राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, वो कहते थे हम 100 रुपए भेजते हैं 15 रुपए पहुंचता है। तो 100 रुपए जाता है 15 रुपए आता है, तो बीच में क्या तेरा बाप खाता है? अब क्यों नहीं खा रहा कोई? 6,000 रुपए अगर खाते में जा रहा है किसान के, लास्ट में 6,000 रुपए उसके खाते में हो रहा है। ऑनलाइन जो जनधन अकाउंट खोले गए 50 करोड़, पूरी भ्रष्टाचार जो बीच का सिस्टम था वो खत्म कर दिया गया। किसके पास थी ये सोच? डिजिटल ट्रांजैक्शन में पूरी दुनिया जो कहती थी असंभव है, वो भारत ने करके दिखाया कि नहीं करके दिखाया? आज वर्ल्ड बैंक दुनिया के दूसरे देशों को बोल रहा है भारत से सीखो। कोरोना के टाइम पे जो हम लोगों को ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिल रहा था वैक्सीन का, वो तो अमेरिका में भी लोगों को नहीं मिल रहा था। वो कागज के लिखे हुए सर्टिफिकेट लेके घूम रहे थे और हमारे मोबाइल पे डिजिटल सर्टिफिकेट आ रहा था। इधर इंजेक्शन लग रहा है, इधर सर्टिफिकेट आ रहा है। अमेरिका में तो डिजिटल ट्रांजैक्शन भी नहीं होता है। वो भी नहीं होते हैं। तो आप देखिए भारत आज कहाँ खड़ा है। ऐसे ही थोड़ी है कि जब प्रधानमंत्री का पापुआ न्यू गिनी में भारत प्रधानमंत्री का प्लेन लैंड होता है तो उनका प्रधानमंत्री पैर छूता है खड़े होकर। क्यों छूता है? ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया की पब्लिक के बीच में खड़े होकर क्यों बोलता है नरेंद्र मोदी बॉस है? फ्रांस का राष्ट्रपति क्यों ये बात बोलता है कि यूक्रेन और ये रशिया के युद्ध को अगर कोई बचा सकता है तो नरेंद्र मोदी बचा सकता है? क्यों ये बातें हो रही है पूरी दुनिया में? क्योंकि हमको एक ऐसा नेतृत्व मिला है। भारत आज एयरपोर्ट देख लीजिए, बदले कि नहीं बदले? रेलवे स्टेशन बदले कि नहीं बदले? हाईवे बदले कि नहीं बदले? कोई आंखों में आंख डाल के बात करे ना कोई कि ये परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा क्या? और ये परिवर्तन पहले भी तो हो सकता था, क्यों नहीं हुआ? क्यों हमें 70 साल इंतजार करना पड़ा एक ऐसे व्यक्ति का कि जो बेसिक गरीब की, किसान की, मजदूर की, महिलाओं की बात भी बोलेगा? ऐसा प्रधानमंत्री आएगा और डिलीवर करके दिखाएगा। इसीलिए सारा देश पीछे खड़ा है और इसीलिए हम लोग उत्साह के साथ खड़े हैं, जोश के साथ खड़े हैं। चाहे जीत कैसे भी हो, जीत अद्भुत होने जा रही है, ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। वो तो दिखाई दे रहा है, जब 7 सीटें आ रही हैं 100% आ रही है। अभी तो 3 सीटों पे उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा उनको तो कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है। ये स्थिति आ गई है। तो और खाली दिल्ली की नहीं है, देश की कई इलाकों में ये स्थिति है कि उम्मीदवार नहीं मिल रहा विपक्ष को लड़ने के लिए। और जब केजरीवाल को और कांग्रेस को एक ही गोदी में बैठना पड़ जाए तो समझ लीजिए उनकी क्या हालत है। जो केजरीवाल ये दावे करते हैं कि वो बहुत लोकप्रिय हैं, जहां पर वो स्वयं मुख्यमंत्री हैं, वहां पर भी वो 7 सीटें क्यों नहीं लड़ पा रहे? क्यों कांग्रेस की गोद में बैठना पड़ा? इसका मतलब आपको मालूम है पब्लिक आपके साथ नहीं है, इसीलिए आपको गठबंधन में जाना पड़ रहा है। तो इंडी गठबंधन पे क्या बोलना चाहेंगे? इंडी गठबंधन बच्चा बचाओ आंदोलन है। अच्छा इंडी गठबंधन मतलब शेख अब्दुल्ला का बच्चा बचाओ, फारूक अब्दुल्ला का बच्चा बचाओ, मुफ्ती मोहम्मद सईद का बच्चा बचाओ, तो बादल का बच्चा बचाओ, तो ठाकरे का बच्चा बचाओ, तो लालू का बच्चा बचाओ, तो मुलायम का बच्चा बचाओ, तो करुणानिधि का बच्चा बचाओ, तो ये उसको सोनिया का बच्चा बचाओ। तो ये बच्चा बचाओ आंदोलन है। लेकिन अपना बच्चा बचाओ तो किसके पास जाना होगा? तो भारत की जनता को पता है। सोनिया का बच्चा बचाना है तो इंडी में जाओ, लालू का बच्चा बचाना है तो इंडी की तरफ जाओ, मुलायम का बच्चा बचाना है, करुणानिधि का बच्चा बचाना है, ठाकरे का बच्चा बचाना है, बादल का बच्चा बचाना है, अब्दुल्ला का बच्चा बचाना है, मुफ्ती मोहम्मद सईद का बच्चा बचाना है, तो इंडी की तरफ। लेकिन अपना बच्चा बचाना है तो मोदी के साथ खड़े हो जाओ। ये देश को समझ में आ चुका है। आपकी लोकप्रियता पूरे देश में नहीं विश्व में है, लेकिन देश से काफी इन्फ्लुएंसर आपसे क्वेश्चन किए। जय श्री राम कपिल मिश्रा जी, मैं एडवोकेट आशुतोष दुबे। मेरा आपसे सवाल है कि आम आदमी पार्टी के सभी भ्रष्ट नेता धीरे धीरे करके सलाखों के पीछे जा रहे हैं क्योंकि वो भ्रष्ट थे। तो अगला भ्रष्ट नेता आम आदमी पार्टी में से कौन हो सकता है और वो कब तक सलाखों के पीछे जाएगा? इस पर आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? देखो, चोर भी चले गए, चोरों का सरदार भी चला गया, तो मेरे ख्याल से तो अब तो खाली औपचारिकताएं बची हैं। और अगला कौन जाएगा इसका नाम तो खुद केजरीवाल बता रहे हैं जी। जाते जाते कोर्ट में 2 नाम बता के चले गए, उसके आगे 2 नाम आतिशी मार्लिना ने बता दिए। तो मुझे ये लगता है कि ये चोरों का एक गैंग था। अल्टीमेटली जितने भी भ्रष्टाचार हुए आम आदमी पार्टी सरकार में, वो सबके तार मुख्यमंत्री के घर तक जाते थे। मुख्यमंत्री आज स्वयं जेल के अंदर है, गिरफ्तार हैं और हाईकोर्ट उनको अपराधी दिख रहे हैं, ऐसी टिप्पणी कर चुका है। तो मुझे लगता है कि ये आम आदमी पार्टी के आखिरी चैप्टर को हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं। बहुत ज्यादा दिन तक ये खेल चलने नहीं वाला। नमस्कार, मैं सोनिका शर्मा जम्मू कश्मीर से। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि अगले दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप भाजपा को कहां देखते हैं और क्या अगला विधानसभा चुनाव भाजपा जीत सकती है? निश्चित तौर पे सोनिका जी, भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव जीतकर दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है
और ये बात अरविंद केजरीवाल को समझ में आ गई है, इसीलिए उनको कांग्रेस से गठबंधन करना पड़ा। अगर उनको जनता में जरा सा भी उनको ये लगता है कि जनता उनके साथ है, जन समर्थन उनके साथ है, तो वो अकेले चुनाव के मैदान में उतरते। उनको समझ में आ गया है। नगर निगम में तो कोई गठबंधन नहीं किया था और नगर निगम में क्लोज फाइट थी, हम केवल 4% वोट से पीछे थे। तब तक मनीष सिसोदिया का भ्रष्टाचार सामने नहीं आया था, केजरीवाल का भ्रष्टाचार सामने नहीं आया था। आज इन दोनों का घोटाला जनता के सामने है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में लगभग पिछले 1.5 साल से प्रचंड आंदोलन किया है। 50 बड़े प्रदर्शन हमने किए हैं और सत्येंद्र जैन अंदर गए, मनीष सिसोदिया अंदर गए, अरविंद केजरीवाल अंदर गए, और आज भी मैं आपके पास आने से पहले एक प्रदर्शन से ही आ रहा हूँ जिसमें हम भ्रष्ट मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग लेकर सड़क पे उतरे हुए हैं। दिल्ली की जनता हमारे साथ है। जब अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से पुलिस की गाड़ी में बैठा के तिहाड़ जेल लेके गए, 5 आदमी सड़क पे नहीं उतरा। कहाँ है उनके लिए जन समर्थन? कहाँ सड़क पे लोग उतर रहे हैं? किसी राज्य का मुख्यमंत्री जेल में जाए और 4-5 हजार लोग भी सड़क पे प्रदर्शन ना करें, उनके अपने पेड कार्यकर्ता भी सड़क पे ना उतर पाए, ऐसी दुर्गति आम आदमी पार्टी की हो चुकी है। और विधानसभा चुनाव का हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। दिल्ली को इस भ्रष्ट सरकार से और इस भ्रष्ट मुख्यमंत्री से पूरी तरह मुक्ति मिलकर रहेगी। हेलो, जय श्री राम कपिल जी। मेरा सवाल आपसे ये है कि केजरीवाल राजनीति में आने से पहले शीला दीक्षित को बहुत ज्यादा ज्ञान देते थे, जैसे कि मुख्यमंत्री को ज्यादा घर की जरूरत नहीं है, 2 कमरों में काम हो जाएगा, और शीला दीक्षित जी के तो बाथरूम में एसी लगा है, इस टाइप की चीजें वो बोलते थे, काफी ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। अब जब केजरीवाल खुद सीएम बने तो उन्होंने सबसे ज्यादा सिक्योरिटी भी खुद ले ली, और एसी मतलब कमरों का तो छोड़ो, जो 2-3 एसी का बोलते थे, उन्होंने अपने शीश महल जो उन्होंने बनाया 16-17, तो उसमें बाथरूम है, सब में एसी लगे हैं और सिक्योरिटी भी ली, और बहुत अच्छा वाला, मतलब मुझे नहीं लगता कोई भी अच्छे से अच्छा वीवीआईपी भी इतने महंगे घर या घर बोलो बंगला बोलो शीश महल में रहता होगा। तो केजरीवाल जी ने जो शीला दीक्षित के अगेंस्ट बोला, उसका बिल्कुल सेम अपोजिट ही क्यों किया? आप इसको कैसे देखते हैं? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और ये बात तो सच है। वो जो बोल रहे थे उसको उल्टा कर रहे हैं। उन्होंने कहा फर्स्ट रेजिग्नेशन देन इन्वेस्टिगेशन। आरोप लगता है इस्तीफा हो जाना चाहिए, जेल जाने के बाद भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, कांग्रेस का सरकार नहीं बनाऊंगा। कांग्रेस का सरकार बना चुके, अब तो गठबंधन भी करके चुनाव लड़ने मैदान में उतर चुके हैं। उन्होंने कहा मैं बंगला नहीं लूंगा, वो शीश महल बनाकर बैठे हुए हैं। सिक्योरिटी नहीं लूंगा, दिल्ली की भी सिक्योरिटी अलग ली, पंजाब की सिक्योरिटी अलग ली, डबल सिक्योरिटी लेके चलने वाले पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। गाड़ी नहीं लूंगा, 32 गाड़ियों का काफिला उनके साथ चलता है। तो ऐसा तो कोई बात। और शीला दीक्षित जी के बारे में जो नागेंद्र जी ने बोला, कितनी बड़ी बात है ये। वो कहते थे शीला दीक्षित के घर में 8 एसी लगे, शीश महल में 100 एसी लगे, यहाँ तक कि कोमोड जहाँ टॉयलेट तक में एसी लगाया हुआ है अरविंद केजरीवाल ने। वो कौन सा पर्दा होता होगा पूर्वा जी? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, कभी कहाँ मिलता होगा 10 लाख रुपए का एक पर्दा? क्या होता होगा उसमें? क्या हीरे लगेंगे, सोने के तार लगे हैं, चांदी के मैंने सुना है कि ये कोविड टाइम पे सब कुछ कोविड टाइम पे हुआ है। जब दिल्ली को ऑक्सीजन की जरूरत थी, तब इनकी धर्मपत्नी जाके बाथरूम की टाइल्स और कौन सा मार्बल लगना है, विदेश में कौन से देश से मार्बल आएगा, उसकी शॉपिंग कर रही थी। 10-10 लाख रुपए के पर्दे खरीदे जा रहे थे। 10 लाख रुपए का एक टीवी कौन सा होता है? 10 लाख रुपए का एक टीवी। वो टीवी शीश महल के अंदर लगाए गए हैं, रिमोट से खुलने और बंद होने वाले दरवाजे लगाए गए हैं, मार्बल विदेशों से मंगाए गए लगाने के लिए। ये इस प्रकार की आप क्या अपने आप को क्या समझ के रह रहे थे? मुख्यमंत्री तो देश में और भी हैं, लेकिन इस प्रकार का निर्लज्जता पूर्वक भ्रष्टाचार करना और उसके बाद ये कहना मैं छोड़ूंगा ही नहीं, क्योंकि शीश महल में तो परिवार को आदत हो गई, अब परिवार कहाँ जाएगा? या तो मैं बनूंगा, नहीं तो मेरी बीबी बनेगी। इस मानसिकता का प्रदर्शन वो कर रहे हैं। राबड़ी देवी पार्ट 2 मॉडल दिल्ली के अंदर इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है। तो बिल्कुल ये सही सवाल है। नमस्कार कपिल जी, मैं लेकराज साहू राजस्थान ब्यावर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। कपिल जी, केजरीवाल मौलानियों को सैलरी बांटते हैं और पुजारियों को छोड़ते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही बात है। और वक्फ बोर्ड का तो घोटाला भी है, अमानतुल्लाह खान पे टिप्पणी आई चुकी है, लेकिन कितनी बड़ी बात है, सैलरी किसको दी? मौलाना को। पंडितों को तो नहीं दी, पुजारियों को तो नहीं दी। लेकिन जब जेल जाने की बारी आई तो क्या कह रहे हैं? मुझे रामायण और गीता भिजवा दो। क्यों भैया, आपको रामायण और गीता याद आ रही है? अब भी वही वाली किताब पढ़ो जिस किताब के लिए पैसे बांटे जा रहे थे। अब रामायण गीता कहां से? कितना दोहरापन। इस व्यक्ति ने ये बोला कि राम मंदिर बनेगा तो मेरी नानी रोएगी, और आज तुम कह रहे हो मुझे रामायण भिजवा दो, मुझे गीता भिजवा दो। इन्होंने इस सीएए के बारे में कितनी भद्दी टिप्पणी करी, पीड़ित हिंदू सिख परिवारों के खिलाफ जो टिप्पणी की, कितनी पीड़ा से भरी हुई टिप्पणी थी। उसी का परिणाम है, उसके 2 दिन के अंदर जेल चले गए। क्योंकि गरीब की हाय वो बहुत बड़ी ताकत होती है उसमें। जिस प्रकार के लोगों की पीड़ा का आप मजाक उड़ा रहे थे विधानसभा में खड़े होकर या बयान देकर, वो गरीब की हाय थी, वो पीड़ित सिखों की, सिख बहनों की, सिख भाइयों की हाय थी, जैसा जो हाय अरविंद केजरीवाल को लगी है। आपको हिंदूवादी नेता भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? रीजन क्या है?
अच्छा लगता है मेरे को, तो अगर कहा जाता है तो और आप क्यों कहा जब- जाता है वो तो कहने वाले बोले, लेकिन कई लोग इसलिए भी कहते हैं क्योंकि हम लोगों ने दिलबर नेगी के परिवार का साथ दिया उनकी हत्या होने के बाद। जी हम लोगों ने अंकित जी के परिवार का साथ दिया, हम लोगों ने रिंकू शर्मा जी के परिवार का साथ दिया, हम लोगों ने करौली में पुजारी जी के परिवार का साथ दिया, हम लोगों ने झारखंड में दुमका में आदिवासी बिटिया को जला दिया गया था उसके परिवार का हम लोगों ने साथ दिया, प्रवीण नेटारू जी के परिवार का साथ दिया, उमेश कोले जी के परिवार का साथ दिया, कन्हैया लाल जी के परिवार का साथ दिया। तो कोई किसी का चला गया बेटा, बेटी चली गई, उसके परिवार के साथ खड़े हुए, उसके बाद कोई बोले आप हिंदूवादी हो या इस तरह का कोई बात बोले, तो मुझे गर्व है, इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात सही है, ये तो मेडल है। अब आपने बहुत सारे क्वेश्चन का रिप्लाई दे दिया है, तो वन लाइनर में आप जवाब दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है कि सबसे झूठा नेता कौन है? सबको मालूम है, तिहाड़ में अभी अभी नए नए तिहाड़ गए हैं, जिसने अपने बच्चों की झूठी कसम खा ली हो, जिसने एफिडेविट झूठा दिया हो, जो सुबह उठ के पहले झूठ बोलता हो उसके बाद पूरी तरह आंखें खोलता हो, तो उससे ज्यादा झूठा कौन हो सकता है। मैं तो नाम भी नहीं लिया, लेकिन आपके सारे दर्शकों को समझ में आ चुका होगा। आदरणीय झूठ शिरोमणि दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। मुझे लगता है जब वो बोलते होंगे तो स्वर्ग में भी हल्ला मच जाता होगा कि इतना झूठ कौन बोल रहा है धरती पे। ताहिर हुसैन। ताहिर हुसैन तो एक आतंकवादी है जिसकी नीयत ये हो कि एक पर्टिकुलर समाज को बाहर कर देना है, जो उसके बाद बम भी इकट्ठा करे, बारूद भी इकट्ठा करे, पत्थर भी इकट्ठा करे, गोले भी इकट्ठा करे, और उसके बाद भीड़ के साथ निहत्थे लोगों के ऊपर हमला करे, अंकित सक्सेना को अपने घर के अंदर खींच के ले जाए और उनका निशंस हत्या में, और उसके बाद उस शव को छत विच्छत शव को नाले में फेंकने का पाप करे। एक राक्षस और एक आतंकवादी के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। 2024 में दिल्ली में कितनी सीटें? सातों की सातों सीटें 10 साल से हम लोग जीतने जा रहे हैं और इस बार उससे भी ज्यादा अंतर से जीतेंगे। इस बार तो स्थिति ये है कि 3 सीटों पे तो अभी तक कैंडिडेट ही नहीं मिल पाया है और बाकी सीटों पे दोनों को साथ लड़ने की नौबत आ गई है। उन्हें समझ में आ गया है कि वो तो अलग अलग मिलकर तो चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। दिल्ली की जनता देख रही है, केजरीवाल के घोटाले को भी देख रही है, और दिल्ली की माता बहनें और बेटियां जिन्होंने शराब घोटाले की असली कीमत चुकाई है, वो इस बार कसम खा के बैठी हैं सबक सिखाने का। तो ऐतिहासिक प्रचंड बहुमत 7 सीटों पर प्रधानमंत्री जी के पक्ष में होने जा रहे हैं। अगर आप राजनेता नहीं होते तो क्या होते? मैं राजनेता हूं भी नहीं, मैं एक्टिविस्ट ही हूं, और मैं एक्टिविस्ट ही होता। मैंने अपने स्कूल के टाइम से कोई ना कोई एक्शन, कोई ना कोई आंदोलन, कोई ना कोई मूवमेंट, कॉलेज के टाइम पे आंदोलन, जैसिका लाल हत्याकांड के विषय पे, किसानों की सुसाइड पे, अपना कॉमनवेल्थ गेम्स के घोटाले के मुद्दे पे। तो एक हर किसी का अपना एक नेचर होता है। मेरा नेचर उस सिस्टम की खामियों से लड़ने का है, वही मैं केजरीवाल की सरकार में होते हुए केजरीवाल से लड़ने का भी काम किया है। तो मुझे लगता है कि नहीं भी होता मैं राजनीति में किसी पार्टी में, तो भी मैं किसी न किसी विषय पर कोई ना कोई जन आंदोलन का हिस्सा होता। जन आंदोलन। नरेंद्र मोदी जी। सौभाग्य, भारत का एक ऐसा नेतृत्व मिला है। मुझे लगता है कि शायद शताब्दियों से जिस प्रकार के नेतृत्व का किसी सभ्यता और समाज को प्रतीक्षा होती है, एक ऐसा नेतृत्व हमें मिला है जिनके पास विजन भी है, संकल्प शक्ति भी है, ऊर्जा भी है, समझ भी है, अनुभव भी है, और उसे इम्प्लीमेंट करके दिखा रहे हैं। भारत जिस दिशा में जा रहा है वो वैसे भारत का सपना कभी बलिदानियों और क्रांतिकारियों ने देखा होगा। किस प्रकार का नेतृत्व हो, किस प्रकार का माँ भारती का सम्मान हो, उस दिशा में भारत बढ़ चुका है। भारत का युवा वर्ग कनेक्टेड है प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ, और मुझे लगता है कि एक वर्ड में यह है कि भारत का, हमारे समाज और सभ्यता का सौभाग्य है कि इस प्रकार का नेतृत्व, नायक हमको मिला है। आम आदमी पार्टी समाप्ति की ओर है। एक छल, अपने बाबा भारती की कहानी सुनी होगी। आम आदमी पार्टी मतलब डाकू खड़क सिंह। बाबा भारती को जो घोड़े बीमार पड़ के बैठा और फिर बाबा भारती का घोड़ा लेके भाग गया छल करके कि मैं तो विक्टिम हूं, मैं तो बीमार हूं, लेकिन वो डाकू था। आम आदमी पार्टी को एक लाइन में अगर समझना हो तो बाबा भारती की डाकू खड़क सिंह की कहानी से समझा जा सकता है। केजरीवाल छली, कालनेमी। छली। आप सोच सकते हैं कालनेमी जो कि राम का नाम तो ले लेकिन नियत रामद्रोह की हो, ईमानदारी का चोला तो पहने लेकिन नियत घोटाला करने की, शराब माफिया के साथ डील करने की हो, तो वो भारत की राजनीति का कालनेमी अरविंद केजरीवाल को कहा जाना चाहिए। राम मंदिर एक स्वप्न, सभ्यता का स्वप्न, हिंदू सभ्यता के जन जागरण का, पुनरुत्थान का एक ऐतिहासिक पल। किसी भी राष्ट्र और सभ्यता के इतिहास में ऐसे मोड़ आते हैं जो उसे हमेशा के लिए बदल देते हैं। राम मंदिर का विध्वंस जब हुआ होगा तो वो भी एक ऐसा ही मोड़ था, और उसकी पुनर्स्थापना, भव्य मंदिर की पुनर्स्थापना, वो उसका ठीक विपरीत मोड़ आया है।
जहां उस वक्त जिन लोगों ने तोड़ा होगा उन्होंने सोचा होगा कि यहाँ पर अब कभी ये समाज, इस समाज के लोग, इस धर्म को मानने वाले लोग कभी सर नहीं उठा पाएंगे। और इसीलिए उन्होंने, चाहे वो अयोध्या हो या मथुरा हो या काशी हो, वहां पे उन मूर्तियों को रहने भी दिया कि ये रोज याद करेंगे कि हमने तोड़ा। लेकिन 500 साल के बाद पुनः उठ खड़े होने वाला हिंदू धर्म, भारतीय समाज पूर्ण वैभव के साथ खड़ा है। और मुझे लगता है कि बदलते हुए भारत का जैसे स्वाधीनता का दिवस याद किया जाता है 15 अगस्त 1947 का, ऐसे राम मंदिर के निर्माण का दिवस इतिहास में याद किया जाएगा। वाइब्स ऑफ भारत आपके लिए क्या है? कैसा वाइब्स ऑफ भारत में आपने मुझे बुलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार अपूर्वा जी। और मैं आपके पहले एपिसोड से देख रहा हूँ, रवि किशन जी वाले एपिसोड से, बहुत शानदार आप सवाल भी पूछ रहे हैं, आपको श्रोता पसंद भी कर रहे हैं, लोग जो देख रहे हैं पसंद कर रहे हैं। और इस मिशन को आप चलाते रहना, मेरा भारत मेरा गौरव, ये जो आपका सूत्र वाक्य है वाइब्स ऑफ भारत, जिसको आप चले, इसको आप चलाते रहिए। माँ जगदम्बा की, माँ शारदा की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और दोबारा कभी फिर से आपके प्लेटफॉर्म पे आने का मौका मिले, ऐसी मेरी इच्छा रहेगी। जी, आपने बहुत ही बेबाकी से सारे प्रश्नों का उत्तर दिया और बहुत ही मतलब तुरंत जवाब दिया, और मैंने आपको बुलाया, एक बार में बुलाया, आप आ गए, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार और बुलाने के लिए। मैं दोबारा भी चाहूंगी कि आप हमारे मंच में Definitely। आइए और अपनी वाक्यों को, अपने विचारों को हमारे साथ व्यक्त करें। बहुत शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत Thank you। धन्यवाद। थैंक यू।